नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। पिछली वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। आज पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन और रहने वाले हैं। इन 20 क्वेश्चनों में से अपन 10 क्वेश्चन आज देखने वाले हैं और 10 क्वेश्चन पर जो वीडियो आएगी वो कल से दोपहर तक आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं उन्हें जो क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। यदि मैं आपको आज ही 20 क्वेश्चन करा दूँ तो शायद मैं आपको सही तरीके से समझा न पाऊँ। तो अपन 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें मैं आपके लिए कुछ ऐसे पैनल भी लाया हूँ ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ पाएँ, ठीक है। चित्रों के माध्यम से समझाने वाला हूँ, बढ़िया तरीके से आपको अपन बढ़िया तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 21वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन तो पिछली वीडियो में कर लिए थे, अब 21वां क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। प्रश्न नंबर 21 है, नाडू से आप क्या समझते हैं, अथवा या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये कि चोलों के स्थानीय शासन के बारे में बताइए, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे दे, आपको बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले है ना जो इसको समझो, ये एक प्रकार से ट्रिक ही है, ठीक है। ये लिखना नहीं है आपको, मैंने शॉर्ट में आपको बढ़िया तरीके से समझाया है, ठीक है। कॉपी में जाकर लिख मत देना इसको, ठीक है। यदि आप लिखना चाहो तो लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे है ना जो आपको थ्योरी लिखनी है ये, ठीक है। तो ये इस थ्योरी पर तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करो, क्योंकि शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं इसको। चोल साम्राज्य आपने पढ़ा होगा। चोल साम्राज्य में प्रांत हुआ करते थे, सबसे ऊपर प्रांत हुआ करते थे, जिनको वर्तमान में राज्य बोला जाता है, ठीक है। जो देश है उसमें सबसे ऊपर किसको रखा गया है? राज्य को रखा गया है, ठीक है। इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम, ठीक है। इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। उसके नीचे यानी प्रांतों के नीचे इन प्रांतों को बड़े बड़े प्रदेशों में विभक्त किया गया था, यानी इन राज्यों को बड़े बड़े प्रदेशों में विभक्त किया गया था। बढ़िया तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, अभी थोड़ा ऐसे समझ लो, ठीक है। जिन्हें क्या बोला जाता है? बड़े बड़े प्रदेशों को बलनाडु, ठीक है। इसके बाद में ये जो बड़े बड़े प्रदेश थे ये भी तो किसी चीज़ में विभक्त होंगे ना, तो ये जिलों में विभक्त थे, ठीक है। जिलों के समान छोटे छोटे भागों में बांटा गया। किसको बांटा गया? बलनाडु को। तो ये नाडु इसी से निकल जाएगा, तो छोटे छोटे जो जिले बांटे गए उसको नाडु कहा गया। तो ये नाडु वही है, ठीक है। छोटे छोटे जिले थे चोल साम्राज्य में। जैसे वर्तमान स्थिति के आधार पर आप पता लगाओ तो देश में सबसे ऊपर कौन है? राज्य हैं, ठीक है। राज्य किस में बटे हुए हैं? जिलों में बटे हुए हैं, ठीक है। और जिले किस में बटे हुए हैं? गाँवों में बटे हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार पहले भी ऐसी व्यवस्था थी। तो क्लियर हो रहा है आपको। अब अपन एनजीओ इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको पास में लेकर आ जाता हूँ, फिर आपको सही तरीके से मैं समझा पाऊँगा। चोल साम्राज्य को अब अलग से कोई नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ये जो मैंने समझाया वही पढ़ रहे हैं। सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रांतों में विभक्त किया गया था। किसको प्रांतों में विभक्त किया गया था? इस चोल साम्राज्य को। देखो यहाँ पर हमने विभक्त किया था, ऊपर जो साम्राज्य था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था, ठीक है। तो प्रांतों को क्या कहा गया? मंडलम, ठीक है। अब प्रांतों को बांट दो, यहाँ पर प्रांतों को बड़े प्रदेशों में विभक्त किया गया था, ठीक है। और इन बड़े प्रदेशों को क्या बोला जाता था? बलनाडु, ठीक है। इनको बलनाडु कहा जाता था, ठीक है। अब इन्हें बलनाडुओं को भी जिलों में बांट दिया, यानी जिलों के समान छोटे भागों में बांट दिया गया था, ठीक है, जिससे अपन क्या बोलते हैं? नाडु, ठीक है। और अब ये जो नाडु है इसको भी तो बांटेंगे ना। जो जिले हैं वो गांव में विभक्त थे, तो गांव में विभक्त थे जिन्हें, यानी ये जो जिले थे वो गांव में विभक्त थे, जिन्हें यानी कोट्टन कहा जाता था। जो गांव थे इनको क्या कहा जाता था? तो चोल साम्राज्य में कोट्टन कहा जाता था। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद में ये है ना 22वां क्वेश्चन, इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। किसके शासन
के दौरान फाइयान भारत आया। फाइयान का बार बार आप नाम सुनते हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर ये क्वेश्चन है ना जो कैसे आएगा, फाइयान लिख दे सिर्फ और कुछ भी नहीं लिखे। तो देखो यहाँ पर मैं ट्रिक लेकर आया हूँ आज आपके लिए, बहुत खतरनाक ट्रिक है, ग्रामीण क्षेत्र का ट्रिक है, ठीक है। आप पांची जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं होती हैं उनका नाम कुछ ऐसा ही होता है। तो आपने कभी कभी है ना जो अपने गांव या मोहल्ले में यदि ग्रामीण क्षेत्र से आप रहते हो तो आपने पांची नाम सुना होगा, ठीक है। पांची किसी महिला का नाम है मान लीजिए, ठीक है। तो उससे ही मैंने ट्रिक बनाया है। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पांची की बुद्धि, सॉरी पांची की बुद्धि, ठीक है। तो इससे ही ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना जो अपन याद कर लेंगे। कैसे, जो पा है ना, ये थोड़ा आप पास में लेकर आता हूँ इसको, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। ये जो पा है ना इसको अपन क्या बनाएंगे, फा बना देंगे आसानी से। तो इससे क्या बनेगा, फाइयान, यानी इस क्वेश्चन में फाइयान की चर्चा की जाएगी, ठीक है। ची के ऊपर दो लग रहा ना, यानी ये जो च है ना वो 2 बार प्रयोग होगा। पहले तो ये जो ची है ना वो ऐसे कैसे प्रयोग हो जाएगा, चीनी यात्री, ठीक है। और इसमें है ना जो च आएगा, ठीक है, ये च का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सॉरी यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने गलत लगा दिया, ये जो मौर्य है ना वो गलत लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना, द्वितीय लिखना इसके आगे, ठीक है। वेरी वेरी सॉरी, बहुत यानी गलती हो गई यहाँ पर, द्वितीय लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे, द्वितीय लिखना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर और बुद्धि से क्या बनेगा, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो इन सब की इसमें चर्चा की जाएगी। अब देखो कितनी अच्छी तरीके से आपको समझ में आता है, ठीक है। अब बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरा काम जब क्या होता है कि मैं चीज़ों को जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक मैं ना जो कोई किसी चीज़ को लेकर नहीं आता हूँ यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पढ़ो, फाइयान एक चीनी यात्री था, हमने यहाँ पर देख लिया चीनी यात्री था भाई साहब, ठीक है, जो 399 ईसा को यानी 399 ईस्वी को चंद्रगुप्त, देखो यहाँ पर मैंने गलती नहीं की ना, वो तो मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे फाइयान। हमने कहाँ पर देखा था ये, हाँ ये देख लिया ना, यहाँ पर देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि हेवनसांग भारत आया था तो उसका भी कुछ मुख्य उद्देश्य था। बाहर से भाई कोई विद्वान आ रहा है, कोई यात्री आ रहा है तो बहुत बड़ा रीजन होगा, ठीक है। तो ये भी बड़ा चालाक था ये, इसका उद्देश्य क्या था, सिर्फ बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना और इसके जो स्थल हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध जहाँ जहाँ रहे वहाँ पर कुछ स्थल भी तो होंगे ना, जिस प्रकार हिंदू धर्म में मंदिर हैं उसी प्रकार इनके भी मठ हुआ करते थे, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य था फाइयान का, वो भारत में स्थलों, ठीक है, जो बौद्ध स्थल थे, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बौद्ध स्थल, ठीक है, बौद्ध स्थल और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करता था, ठीक है। ये भारत क्यों आया था, बौद्ध धर्म और जो बौद्ध स्थल हैं उनका अध्ययन करना और अपनी भाषा में अनुवाद भी करना था, ठीक है। ये अपनी भाषा में अनुवाद क्यों करना था, क्योंकि ये वापस जाएगा तो जब वो जहाँ से चीन से आया था तो वहाँ पर जाकर दिखाएगा भी ना कि भाई मैं वहाँ पर जाकर आया हूँ, वहाँ पर बौद्ध धर्म है ना जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ये स्थान है। तो अपनी भाषा में, भारत की भाषा थोड़ी समझेंगे चीनी, वो तो अपनी भाषा समझेंगे। तो इस प्रकार अनुवाद करके, और ये वापस कब लौटा चीन, यह 412 ईस्वी तक भारत में रहा, यानी 412 ईस्वी के बाद में जो ये चीन लौट गया, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन, ठीक है। 23वां क्वेश्चन क्या रहने वाला है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23वां, कौटिल्य या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, अर्थशास्त्र, ठीक है, क्योंकि कौटिल्य की रचना क्या थी, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसको भी बढ़िया तरीके से समझने वाले अपन, ठीक है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर दोगे, इतना तो विश्वास आप पे कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपको मेहनत करनी है। मैं जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ उनको बढ़िया तरीके से पढ़ो और आपको ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चनों से
इन क्वेश्चन, यदि आपके पास मोर टाइम हो तो और अदर क्वेश्चन देखा करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बढ़िया तरीके से आपको देखना ही है, ठीक है। 40 क्वेश्चन खूब होते हैं, और क्वेश्चन करना चाहो तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट में मैंने पहले समझा दिया है, क्योंकि पहले शॉर्ट में चीज़ें समझ लेते हैं तो फिर थ्योरी जो आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है। कौटिल्य है, उसने क्या लिखा, अर्थशास्त्र लिखा। मौर्य काल में चाणक्य जो था, इसका दूसरा नाम क्या है, चाणक्य, ठीक है। जो चाणक्य था वो इसका प्रधान था चंद्रगुप्त मौर्य का, और गुरु भी था, ठीक है। दोनों ने, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर मौर्य साम्राज्य बसाया था। तो इसका कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण रोल अपन मान सकते हैं, ठीक है। यदि कौटिल्य नहीं होते तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किया था, कोई मजाक का खेल नहीं था। उसको योद्धा बनाने में कौटिल्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अब ये कौटिल्य है ना, जो मौर्य साम्राज्य में रहा, तो इस मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखेगा नहीं क्या, लिखेगा। और अर्थशास्त्र लिखी, और इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में उसने जानकारी दी, शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी दी, ठीक है। कि भाई यहाँ पर है ना, जो शासन इस प्रकार किया जाता है, प्रांत हैं सारे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं शासन को चलाने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और क्या वर्णन देता है ये, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। जो साल लिख रखा है ना छोट में, उसका मतलब है सामाजिक, यानी समाज के बारे में जानकारी देता है, उस टाइम समाज कैसा था, ठीक है। आर्थिक, नाम से ही पता लग रहा है, अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक है। तो आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, आर्थिक का मतलब शब्द निकलेगा इसमें अर्थ, यानी पैसे कमाने का साधन क्या था, आजीविका कमाने का साधन क्या था। तो उस टाइम तो आजीविका तो कृषि हुआ करती थी, एक व्यापार हुआ करता था, आज की तरह उद्योग धंधे तो थे नहीं, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ पर राजा होता था, किस प्रकार मंत्रिमंडल काम करेगा, ठीक है। किस प्रकार एक राज्य के साथ में दूसरे राज्य के से कैसे युद्ध लड़ना है, वो सारी चीज़ें का वर्णन करता है। क्योंकि आपको है ना जो पॉलिटिकल साइंस यदि ले रखी है तो प्रमुख राजनीति विज्ञान के विचारक आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो उसमें कौटिल्य भी दे रखा है। तो राजनीति के बारे में भी लिखा, तो उस टाइम की राजनीति के बारे में भी यहाँ वर्णन करता है। धार्मिक, उस टाइम जो धर्म प्रचलित थे, किस प्रकार धर्म हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें यूज। तो ये आप है ना जो ये हर चीज़ में काम में ले सकते हो। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपको किसी ग्रंथ का नाम याद है और उसका विचारक का नाम याद है, तो ये चीज़ें लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी अभी थी और अभी भी ये हैं। जैसे वर्तमान में शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाते हैं, वो है सामाजिक व्यवस्था नहीं है क्या, अपन का समाज नहीं है क्या, समाज में किस प्रकार, बस अंतर इतना है कि अब समाज बदल चुका है। पहले अलग था, पहले वर्ण व्यवस्था थी, जातिवाद था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। ज़्यादा तो कम नहीं हुआ, लेकिन जो शिक्षित हो रहे हैं लोग, जातिवाद जा रहा है अपन के देश से, ठीक है। तो इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था नहीं है क्या, धार्मिक व्यवस्था नहीं है क्या अभी भी। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं सारी की सारी। तो इसको आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया है। वैसे तो आगे इसमें है ना जो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। कौटिल्य यानी चाणक्य, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ने प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी, ठीक है, पहले पढ़ लिया। जिसमें इन्होंने मौर्य काल की शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक अवस्था एवं धार्मिक अवस्था के बारे में वर्णन किया। तो बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से। बस मज़े की बात यह है कि अर्थशास्त्र में है ना, जो इसने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन नहीं किया। बताओ, मौर्य साम्राज्य का वर्णन जरूर करता है, इसका प्रधान भी हुआ करता था कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन नहीं करता इसमें। कितने मजे की बात है देखो। अब यहाँ पर देखो 24वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। पंच महाव्रत, ठीक है, या फिर इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है ये कि जैन धर्म के अनुसार महाव्रत कितने हैं, ठीक है। तो महाव्रत कितने हैं, या फिर ऐसे चाहिए, ऐसे भी लिख दे महाव्रत क्या है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता है पंच महाव्रत क्या है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और यदि आप इसको याद कर लेते हो तो आपको यदि वो पूछे ना कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, 2 शिक्षाएं बताइए, तो एक शिक्षा तो आप यहाँ से लिख दोगे, क्या लिखोगे, महाव्रत, क्या लिखोगे, पंच महाव्रत, ठीक है। पहली शिक्षा तो पंच महाव्रत हो जाएगी, जिसमें से ये चारों की चारों उतार देना और एक शिक्षा और कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैन धर्म के अनुसार
महाव्रत 5 हैं, ठीक है। 5 सिद्धांत दिए जिसमें जिसको मिलाकर क्या बोला जाता है, पंच महाव्रत, ठीक है। तो इसमें देखो पहला अहिंसा, अर्थ समझो, क्योंकि यदि आपको बड़ा क्वेश्चन बना के दे दे 5 नंबर का, तो फिर इसको है ना जो मैं अदर चीज़ें बता रहा हूँ उनको भी आप बढ़िया तरीके से याद कर लो सुन सुन के, क्योंकि बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूले, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं हो तो कोई बात नहीं। जैसे जितने भी आप पढ़ रहे हो सारे के सारे अपनी अपनी राय नहीं देते तो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब मारपीट यानी हिंसा नहीं करना। इस सिद्धांत में बताया जाता है, जैन जो महावीर स्वामी ये बोलते हैं कि किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। मारने की बात तो छोड़ो, ये बोल रहा है, ये सिद्धांत ये बोलता है कि आप है ना जो अपनी आवाज़ से भी किसी को आहत नहीं पहुंचा सकते। यदि आप किसी को गलत बोल रहे हो तो वो भी तो मारना ही है ना। यहाँ तक कि ये जैनी आप देखते हो तो मुंह पर है ना जो मास्क लगाए रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि जीवाणु अंदर जाते हैं तो उनकी हत्या होती है। तो वो बड़ा खतरनाक धर्म है ये भी, ठीक है। तो अहिंसा। सत्य, इनका मानना है कि झूठ मत बोलो, ठीक है। सत्य, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए अपन को, ऐसे बोलते हैं। अस्तेय, ठीक है, चोरी नहीं करना। अस्तेय का मतलब क्या होता है, चोरी नहीं करना। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि चोरी नहीं करना, ठीक है। इसके बाद में आप देख रहे हो आगे आगे अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब क्या है कि जो घरेलू वस्तुएं हैं उनका संग्रह नहीं करना। ये महावीर स्वामी बोलते हैं कि अपन को है ना जो चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे आपके पास में पैसा है तो उनको जोड़े जा रहे हो, जोड़े जा रहे हो, जोड़े जा रहे हो, ठीक है। इससे अशांति उत्पन्न होती है, इनका मानना है, ठीक है। तो अपन को घरेलू वस्तुओं का है ना जो संग्रह नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो ये चार जो है ना, एक विशेष बात और बताता हूँ, ठीक है। ये चारों के चारों है ना जो जैसे ये जो जैन धर्म था उसमें 24 तीर्थंकर हुए, तो जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने 4 दिए, ठीक है। इसके बाद में 5वां जो है ब्रह्मचर्य है वो किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा, ठीक है। तो 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ दिया तो 5 हो गए, ठीक है। बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसलिए मैं 10 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं 25वां क्वेश्चन, इस सीरीज का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। सुदर्शन झील के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो सबसे पहले अपने इसी सुदर्शन झील को देख लेते हैं कि भाई साहब ये सुदर्शन झील कैसी दिखती है, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। ये लो आपकी सुदर्शन झील, देख पा रहे हो कितनी खतरनाक सुदर्शन झील है, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम बनी थी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से अपन इसको देखने वाले। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत था एक, वहाँ का एक अधिकारी था प्रांतपाल पुष्यगुप्त, ठीक है। तो उसने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में ये बांध जो रुद्रदामन के समय टूट गया था, तो वापस इसको है ना जो बनवाया था रुद्रदामन ने। तो बढ़िया तरीके से आप देख लो, ठीक है। आज की क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो चलते हैं वापस अब हमारी दुनिया में जहाँ से हम आए थे, ठीक है। ये आ गए भाई आपकी दुनिया में, कितनी खतरनाक लग रही है दुनिया, हाँ, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के, यहाँ पर ध्यान समझना, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के, ये सौराष्ट्र प्रांत क्या है, गुजरात में है, ठीक है। तो ये जो सौराष्ट्र प्रांत है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता था। ये प्रांत है, एक प्रकार जगह है, ठीक है। तो वहाँ के जो प्रांतपाल थे, क्योंकि प्रांत जो होगा उसके अधिकारी को क्या बोलेंगे, प्रांतपति, ठीक है। तो ये प्रांतपति कौन थे, पुष्यगुप्त। इस पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर जनता के जन कल्याण के लिए, किसके लिए, जनता की भलाई करने के लिए, क्योंकि कोई भी बांध होता है वो जनता के लिए ही तो बनाया जाता है ना, राजा खुद के लिए थोड़ी बनाएगा। और ये जनता के लिए बना रहे हैं, जन कल्याण के लिए बना रहा है, जिसमें से आप है ना जो सिंचाई करोगे, ठीक है। सिंचाई के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, सिंचाई के लिए बनाया गया था जनता, ताकि इस जनता है ना जो सुदर्शन झील का जो पानी है उसका यूज कर सके, पीने में भी यूज कर सके, अपने जो पशु हैं उनको भी पिलाने में यूज कर सके, ठीक है। तो इसके लिए है ना जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अशोक के राज्यपाल, अब देखो
चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में है ना जो उसका बेटा आया बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार के समय भी ये ठीक थी। इसके बाद में जो अशोक मान आया, बिंदुसार का पुत्र था अशोक मान, ठीक है। तो अशोक मान के राज्यपाल तुसाफ, ठीक है। तुसाफ एक राज्यपाल था इसका अशोक का, ठीक है। इसने है ना जो इस बांध को बनवाया, ठीक है, सॉरी, इस पर है ना जो बांध बनवाया था, ठीक है। क्या बनवाया था? इस सुदर्शन झील पर बांध का निर्माण करवाया। किसने करवाया? तुसाफ, ठीक है, इसने करवाया था। अब देखो ये टूट गई है सुदर्शन झील, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ बनती है तो कभी ना कभी तो टूटती है ना, ठीक है। तो ये शक शासक था ना, उसके समय ये टूट गई, यानी शक शासक कौन था? रुद्रदामन के समय ये टूट गई थी। अतः अब टूट गई तो दोबारा से निर्माण भी कराएगा ना, क्या टूटी हुई चीज़ को वापस जोड़ते नहीं क्या? तो रुद्रदामन ने इस पर एक नवीन बांध बनवाया, यानी इसको जीर्णोद्धार करवाया। बार बार आप पढ़ते रहते हो तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका निर्माण हुआ और फिर है ना जो आप देखते हो अशोक मान के समय है ना जिस पर एक बांध बनवाया गया, और फिर रुद्रदामन के समय टूट गई थी तो वापस इसको मरम्मत करवाई गई इसकी। तो यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर करो। शेयर, देखो मैं शेयर बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इससे यदि मान लीजिए आपको ये यूट्यूब चैनल नहीं पता होता तो आप कहाँ से पढ़ते। तो दूसरों की जो भावनाएं उनको भी समझा करो। अपने जो दोस्त हैं उनमें शेयर करने से क्या होगा कि वीडियो की रैंकिंग अच्छी जाएगी। रैंकिंग अच्छी जाएगी तो और ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बना बना के कोई नहीं बताता है, वो शायद PDF या कहीं से है ना जो नोट्स लेकर आपको पढ़ा देंगे, और लाइन रीडिंग करवाते हैं। इस प्रकार आपको कोई नहीं करवाता, चाहे रिसर्च मार कर देख लेना आप, ठीक है। प्रश्न नंबर 26वां, ठीक है। अशोक दम, ठीक है, अशोक ने दम चलाया था, तो इस प्रकार भी आ सकता है अशोक दम, या फिर इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक का दम क्या था, ठीक है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। मैंने भी पढ़ा रखा है बड़ा क्वेश्चन भी, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने उसमें भी समझाया था, यहाँ पर भी मैं समझाना चाहूँगा। अशोक द्वारा जनता के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए जो कानून संहिता, यानी कानून जिस संहिता बोलते हैं ना, व्यवस्था बनाई, उसे अशोक के अभिलेखों, किसके अभिलेखों में? अशोक ने बहुत सारे अभिलेख चलाए। सबसे पहले अभिलेख किसने चलाए? अशोक ने। तो इन अभिलेखों में दम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शॉर्ट ट्रिक, यानी शॉर्ट ट्रिक भी बना रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर 2 शब्द ध्यान में रखना, नेहा, नेहा लड़की का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ने जो है ना इससे क्या बनेगा? नैतिक, नैतिक, ठीक है। और हा से क्या स्वर निकल रहा है? आ, ठीक है। तो आध्यात्मिक उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उत्थान का मतलब ईश्वर से संबंधित ज्ञान के लिए, ठीक है। तो नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए जनता के लिए एक प्रकार से कानून बना दिया कि आपको है ना जो ये कानून फॉलो करने पड़ेंगे। और दम महामात्र लगा दिए इसने, दम महामात्र सब जानते हो। इसका प्रचार करने के लिए, इस दम का प्रचार करने के लिए, लोग जनता तक पहुंचाने के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की उसको क्या बोला जाता है? दम महामात्र, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि आप सबको पता है कि कलिंग का युद्ध हुआ था। उससे पहले है ना जो अशोकमान बहुत ही क्रूर था, बहुत क्रूर था। कई रानियों को इसने मरवा दिया था, ठीक है। अपने भाइयों को इसने मार दिया था, तो बहुत क्रूर था ये, ठीक है। लेकिन 261 ईसा पूर्व को कलिंग का युद्ध हुआ और उसमें आखिरकार में इसकी आंखें खुल गई। उसके बाद में जो इसने दम चलाया, और ये दम वही है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब आगे 27वां क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग कौन था? ठीक है, आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद में कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था, ठीक है। तो क्या माजरा था यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना भाई साहब खतरनाक दिख रहा है, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में डिटेल से समझाएंगे, ठीक है।
और ये भाई साहब है ना, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ये कौन है? पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है। और ये कौन है? बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ है ये, ठीक है। यह बृहद्रथ जो था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। और ये जो था ना पुष्यमित्र शुंग, ये इसका सेनापति था। जब ये राजा था उस टाइम है ना जो इस सेनापति के पद पर था, सेना को संभालता था। लेकिन इसने क्या किया कि मौका देखकर चौका मार दिया, इसको है ना जो ऊपर पहुंचा दिया। किसको ऊपर पहुंचा दिया? इस बृहद्रथ को ऊपर पहुंचा दिया। अब आप सोच सकते हो ये कितना कमज़ोर शासक हुआ होगा कि अपनी सेना के अंदर ही एक राजा खुद को मार दिया इसने, यानी इस बृहद्रथ को मार दिया, तो कितना कमज़ोर शासक हुआ होगा। इसी के कारण मौर्य साम्राज्य का अंत भी हुआ, पतन भी हुआ। तो इसने है ना जो इसको टपका दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बढ़िया तरीके से। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ यहाँ से देखो, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था, ठीक है। इसने है ना जो इसको मारकर और खुद के नाम पर ही वंश चला, जिसे शुंग वंश कहते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बाद में ये शुंग वंश आया था। जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, ठीक है, मैंने पहले ही समझा दिया। बृहद्रथ की सेना में एक सेनापति के पद पर था, पहले बता दिया है। ये जो था ना इसकी सेना के पद पर था, यानी सेना में एक अच्छे पद पर था, सेनापति के रूप में। इसने धोखे से बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ये गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि पहले ऐसा ही चलता था। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से फोटो के माध्यम से समझेंगे। 28वां क्वेश्चन है, राजा मीनांडर, ये किस, ये यानी जो मीनांडर की जगह यानी जो शब्द कैसे आएगा? मेनांडर भी आएगा, अथवा ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन की मिलिंद पन्नो, ठीक है। तो ये मिलिंद पन्नो है ना को क्या है? एक पुस्तक है। ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक है ना जो इसी ने लिखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मेनांडर को देख लेते हैं कि भाई साहब कैसा हुआ करता था मेनांडर भाई साहब बहुत खतरनाक हुआ करता था। ये मेनांडर है। अब ये गोरा गोरा दिख रहा है तो अपन के देश का तो नहीं हो सकता भाई साहब, हो सकता है क्या? देखिए कितना स्मार्ट दिख रहा है, ऐसे तो भारतीय भी नहीं है इतने गोरे तो हैं क्या। देख कितना गोरा, काचा दिख रहा है, चिकना दिख रहा है भाई साहब देखिए इसकी आंखें भी है ना जो चिकनी दिख रही हैं, ठीक है, कितनी चिकनी दिख रही हैं आंखें भी, ठीक है। तो ये मेनांडर आप देख पा रहे हो, ठीक है, आंखें भी देख लो, सब कुछ देख लो, ठीक है। होठ भी कितने अच्छे हैं, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि भारत का तो नहीं हो सकता। तो ये कहाँ का है? चलिए बताते हैं भी आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको इसने मिलिंद पन्नो की रचना की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर राजा मेनांडर एक प्रसिद्ध इंडो यूनानी शासक था। इंडो यूनानी, ठीक है। यूनानी का, ये जो यूनान था वो कहाँ का था? यूरोप है, यूरोप का एक प्रमुख देश है। तो यूरोप में तो गोरे गोरे पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है, ऐसे अक्षांशों में स्थित है वो, जहाँ पर है ना जो गर्मी कम पड़ती है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो जहाँ जलवायु का भी फर्क पड़ा है गोरा होने में, ठीक है। तो इंडो यूनानी शासक था ये, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख अनुयायी था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हर जगह है ना, जो आप बौद्ध धर्म देखते हो, यानी बौद्ध धर्म है ना जो बहुत प्रचार हुआ इसका। अब तो भारत देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस धर्म को है ना जो समाप्त कर दिया गया है धीरे धीरे। उसके बाद में आप देखो श्रीलंका और चीन, इन बाहरी देशों में ज़्यादा है, और अब भारत में धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इसका बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मेनांडर ने, अनुयायी क्या होता है? प्रमुख शिष्य है, यानी मानने वाला, उसकी विचारधारा को फॉलो करने वाला, ठीक है। जैसे आप हिंदू धर्म को मानते हो तो हिंदू धर्म के अनुयायी हो गए आप, ठीक है। मेनांडर ने एक पुस्तक लिखी, सबसे पहले मैंने बता दिया था, मिलिंद पन्नो है, ये पाली भाषा में लिखी था, ध्यान में रखना, नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। इसमें वर्णन किसका मिल रहा है? क्योंकि कोई पुस्तक लिखी है तो कुछ न कुछ इसमें वर्णन भी मिलेगा अपन को, ठीक है। तो इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा मेनांडर के बीच में वार्तालाप का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो मेनांडर तो है ही इसमें, और एक बौद्ध भिक्षु भी है, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित ही मेनांडर था। तो यह ऐसे लोगों से बात करेगा और उसका वर्णन देगा, हर किसी का वर्णन इस पर थोड़ी दे देगा, ठीक है।
तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मेनांडर के बीच में है जो वार्तालाप हुई, चर्चा हो रही है, उस चर्चा को इसमें मिलियन पन्नों में लिखा गया। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया है। ठीक है, यदि मैं 20 क्वेश्चन एक साथ करवाता आपको तो शायद इतनी अच्छी तरीके से मैं समझा नहीं पाता आपको। प्रश्न नंबर 29 है, गांधार कला की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, गांधार कला की 2 प्रमुख विशेषता अपन को बतानी है। तो चलते हैं स्लाइड पर, बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखो, महात्मा बुद्ध बहुत ही सुंदर थे। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे। आज कोई छोड़कर चला जाए क्या? सुंदर कन्या और राजकुमारी हो तो उसको बाहर नहीं करने का ही मन नहीं करता आज के जो युवा हैं उनके तो। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे ध्यान रखना है, ये गांधार शैली में है बनी हुई मूर्ति है। इसमें गांधार शैली आपको दिख रही है, कैसे दिख रही है देखो अभी बताता हूँ। ये मूर्ति जो है ना कितनी सुंदर लग रही है। ठीक है, तो इस शैली जो गांधार शैली है उसकी पहली विशेषता क्या है कि इसमें सुंदरता का एक अद्भुत दृश्य आपको दिख रहा है। बड़ी मेरे को तो बहुत सुंदर लग रही है भाई साहब ये। ठीक है, एक है ना जो इसकी जो मांसपेशियां हैं इस मूर्ति की, गांधार शैली में मांसपेशियां जो हैं उनकी सुंदरता को बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। तो मांसपेशियां ही हैं, देखो हाथों को कितना अच्छे तरीके से बनावट करके समझाया गया है। ठीक है, तो एक विशेषता तो ये हो जाएगी। दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें जो वस्त्र देख रहे हो ये पारदर्शी वस्त्र हैं। कौन से वस्त्र है? पारदर्शी। देखो शरीर भी दिख रहा है इसमें से। पारदर्शी क्या होता है? जिसमें आर पार दिखे, ये पीछे की चीज़ें दिखे। तो देखो आसानी से है ना जो इसका शरीर भी दिख रहा है ना। और एक इम्पोर्टेंट बात, और एक विशेषता कि गांधार शैली में जो भी मूर्ति बनाई जाती थी उसमें है ना जो कब वस्त्रों में है ना जो सुलेट सी होती थी। ठीक है, ये जो सुलेट नहीं पड़ रही इस प्रकार की, देखो इस प्रकार की ये, तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और तीसरी विशेषता यदि आप करना चाहो याद तो ये कर लेना कि इसमें है ना जो बौद्ध यानी महात्मा बुद्ध की ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई गांधार शैली में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक और दिखा देता हूँ आपको, देखो कितनी अच्छी बनावट है, कितनी सुंदर है, कितनी सुशीला, बहुत ज़बरदस्त मेरे को तो लगी। अब यहाँ पर देखो इसको है ना जो मैं वैसे समझा देता हूँ, यानी अपन ने है ना जो इसकी विशेषता याद कर ली। ठीक है, खेल खेल में। तो यहाँ पर देखो पहली विशेषता है मानव शरीर की सुंदर रचना। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा मूर्ति में कि कितनी सुंदर रचना की गई है, कितनी अच्छी लग रही है, तथा मांसपेशियों की सूक्ष्मता। ठीक है, जो मांसपेशियां हैं उनको बढ़िया तरीके से दिखाया गया है, एक एक चीज़ को दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, गांधार शैली में बुद्ध के जीवन की घटनाएं मुख्य विषय रही। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध को मेन पॉइंट बनाया गया है उसमें। ठीक है, उसकी जितनी भी घटनाएं थी, उसके जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं थी उनको मूर्तियों के माध्यम से समझाया गया। तो महात्मा बुद्ध मेन रहे इस गांधार शैली में। और तीसरी क्या है, यहाँ पर बहुत सारी मूर्ति मिली हैं फ्रेंड्स गांधार में। ठीक है, तो गांधार शैली की मूर्तियों में पारदर्शक वस्त्र और सलवटें मिलती हैं। पारदर्शक का मतलब मैंने बता दिया है, और सलवटे यानी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं सुलटी पड़ गई, तो वो ही है सलवटे पड़ना। ठीक है, तो आसानी से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब है ना जो लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, फिर अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो शादवाद क्या है? ठीक है, वैसे ये 20 क्वेश्चन मैंने एक साथ तैयार कर लिए, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन ही पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि बढ़िया तरीके से फिर मैं समझा नहीं पाऊँगा आपको। ठीक है, शादवाद क्या होता है? ये है ना जो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो वैसे समझ लो, सबसे पहले तो वैसे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बौद्ध धर्म अपना, वो मान लीजिए जैन, ऐसा मानो कि आपने हिंदू धर्म को अपना रखा। सबके हिंदू धर्म होंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म का तो बहुत कम वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादातर अपने जो हिंदू धर्म कोई अपना रखे हैं। ठीक है, तो हम त्योहार बनाते तो हिंदू धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम हिंदू धर्म अपना रखे हैं, हम है ना जो दूसरे धर्मों का विरोध करें, उनकी बातों को नकारें। जैसे बौद्ध धर्म की ये चीज़ें ना गलत हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो एक विचारधारा को मानता है ना वो दूसरी विचारधारा को बहुत कम फॉलो करता है। लेकिन जो जैन धर्म का जो शादवाद है ना, आप बात ध्यान से सुनना, ये जो शादवाद है ना वो ये चाहता है कि आप एक विचारधारा तक ही सीमित मत रह जाओ। जैसे आप हिंदू धर्म में हो तो हिंदू धर्म को मत मानो,
यानी हिंदू धर्म को तो आप मान रहे हो, लेकिन जो बौद्ध धर्म कह रहा है, जो जैन धर्म कह रहा है, जो सिख धर्म कह रहा है, उनकी बातों को भी मानो, उनके विचारों को भी फॉलो करो। ठीक है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको फॉलो करो, आप अपनी विचारधारा पर ही मत अड़े रहो। तो यहाँ पर भी यही बात की गई है। तो शादवाद जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पर सिद्धांत लिख लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो जाता है, शब्द छूट जाते हैं। शादवाद जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें स्पष्ट किया है मनुष्य को एक दृष्टिकोण को सही न मानकर अन्य सभी दृष्टिकोणों में भी सत्य खोजकर उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। देखो यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि आप है ना, जो एक दृष्टिकोण को ही सही मत मान लिया करो, कि जैसे हिंदू धर्म में वो जो चीज़ें हैं वो उनको ही मानो आप, बढ़िया बात है, आप मानते हो तो बढ़िया बात है। लेकिन अन्य जो सभी दृष्टिकोण है ना, उन पर भी आप पढ़ाई करके और उसकी जो सत्य बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं उनको अपना कर उन्हें स्वीकार कर लो, ऐसा मान रहे हैं। तो कितनी बढ़िया खतरनाक बोल रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ को आप स्वीकार नहीं कर सकते। तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो को भी आपने अच्छा प्यार दिया होगा। नई वीडियो लेकर आऊँगा नए जोश के साथ। ठीक है, मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।